हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों की नई सीरीज जीरो टू हीरो झारखंड स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुकी है और आज उसका 5वां क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को तक पहुँच सके। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है और देखा जाए तो यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से भी काफ़ी मिलती जुलती है। वैसे उरांव की शासन व्यवस्था से पहले मैंने दो और जनजातियों की शासन व्यवस्था की वीडियो बना रखा है, एक मुंडा जनजाति और दूसरा नागवंशी जनजाति है ना। उनका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर उसे देखें ताकि आप लोगों को दोनों में जो भी डिफरेंस है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें उरांव के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। चलिए तो पहले उन्हें समझते हैं, उसके बाद उनकी शासन व्यवस्था को समझेंगे। तो उरांव लोग खुद को कुड़ुक कहते थे, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य, जो कि द्रविड़ प्रजाति समूह से है। और तो और ये जो उरांव लोग हैं ये मुंडाओं की तरह ही बाहर से आकर यहाँ बसे थे। कहा जाता है कि उरांव लोग जो जो बिहार का रोहतासगढ़ है, यानी वर्तमान समय में बिहार का जो रोहतास जिला है, वहाँ से आए थे। बताया जाता है कि मुगलों के बढ़ते अत्याचार के कारण ही उरांव का झारखंड में आगमन हुआ। और देखा जाए तो वर्तमान में यानी आज के समय में झारखंड में दूसरी सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी और भारत में चौथी यानी फोर्थ लार्जेस्ट जनजाति है संख्या के तौर पे देखा जाए तो। और साथ ही साथ देखा जाए तो इनका जो शिक्षा में है क्षेत्र है, यानी शिक्षा में जो इनका प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर है अन्य जनजातियों के तुलना में। साथ ही साथ इन्होंने अपने रीति रिवाज को बरकरार रखने के लिए युवा गृह में प्रशिक्षण के लिए जो कार्य है उसको जारी रखा है, जिसे धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। हालांकि युवकों के लिए एक जोक एड़पा और युवतियों के लिए एक पेल एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध किए जाते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो उरांव जैसे ही झारखंड में आए उन्हें हर तरफ जंगल ही जंगल दिखा, तो उन्हें काट कर रहने योग्य या कहिए कि कृषि करने लायक बनाया, जिसे हम लोग भूंयर जमीन के नाम से जानते हैं और उरांव को भूंयर कहा जाने लगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मुंडा लोग बाहर से आकर यहाँ बसे थे और जंगल को काट कर कृषि योग्य भूमि बनाया था, उसे हम लोग क्या कहते थे, खुटकटी भूमि। उसी प्रकार उरांव की जमीन को हम लोग भूंयर जमीन कहा गया। और जो बाद में जो भी उरांव बाद में यहाँ आकर बसे उन्हें जेठ रैयत या फिर रैयत कहा गया, है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और इनका एक प्रमुख नृत्य है जिसे यदुर कहा जाता है, और जहाँ यह नृत्य होता है उसे अखड़ा के नाम दिया जाता है। खैर आगे चलते हैं। जब ये लोग शुरुआती दौर में आए तो झारखंड में आने के समय इनका जो नंबर्स था वो काफ़ी कम था, यानी इनकी संख्या जो थी वो बहुत ही कम थी, जिसके कारण इनका संचालन करना काफ़ी आसान था। तो जो गांव का धार्मिक प्रधान होता था यानी पाहन, गांव का जो धार्मिक प्रधान था उसका नाम था, उसको कहा जाता है पाहन, उसके द्वारा ही तीनों तरह का कार्य करवाया जाता था, यानी कि प्रशासनिक, न्यायिक, धार्मिक तीनों तरह का कार्य वही देखता था। लेकिन जैसे जेठ रैयतों की संख्या बढ़ी तो संचालन करना काफ़ी मुश्किल होते चला गया, है ना। तो हम देखेंगे कि आगे चल के ये जो पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है वो 3 स्तरीय होता है। तो आइए देखते हैं तीनों स्तर कौन कौन सा था। पहला स्तर था भूंयर गांव, जिसका हेड होता था महतो। दूसरा स्तर था पढ़ा, जिसका हेड होता था पढ़ा राजा। और तीसरा था अंतरपढ़ा, जिसका हेड होता था पढ़ा दीवान। तो जैसे कि भूंयर लोग यानी कि जो उरांव लोग एक जगह बसने लगे, उस जगह को कहा गया भूंयर गांव, और उसका एक हेड बनाया गया उस गांव के लिए, महतो। और इस हेड यानी महतो का कार्य क्या होता था कि गांव में छोटे मोटे अगर विवाद हो या कोई भी तरह का मामला हो तो उसको निपटारा करने का काम महतो का होता था। और इस महतो के पास सारे तरह के प्रशासनिक हो या न्यायिक प्रकार के अधिकार होते थे। इसके अलावा महतो का एक सहायक भी होता था, मांझी का कार्य क्या होता था कि जो पंचायत का आदेश होगा वो लोगों तक पहुंचाने का काम करता था, यानी एज अ मैसेंजर की तरह काम करता था। इसके बाद आता है पढ़ा क्या होता था कि कई गांवों का जो समूह था या इन कई गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनती थी उसको हम लोग पढ़ा कहते थे, और उसके हेड को पढ़ा राजा कहते थे, है ना। अभी ये गांव कितने हो सकते थे, या तो 5 गांव होंगे,
या 7 होंगे या 11 होंगे या 21 होंगे या 22 होंगे। तो इस तरह का गांव का मिलजुल के एक पढ़ा का निर्माण करते थे। ये डिपेंड करता था उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, कितनी जनसंख्या है उसी हिसाब से इसका निर्माण किया जा सकता था। तो 5 गांव को मिल के भी एक पढ़ा का निर्माण किया जा सकता था और 22 गाँव को लोग भी मिल के एक पढ़ा का निर्माण करते थे, और जिसका एक हेड होता था जिसको बोलते थे पढ़ा राजा, है ना। तो आपको क्या लगता है ये पढ़ा राजा का मतलब पढ़ा का निर्माण करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्यों ऐसा किया गया? तो एक तो आप लोगों को हर जगह मिलेगा, हर किताब में भी मिलेगा कि जो गाँव के बीच में जो विवाद हो उसको निपटारा करना हो। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर किसी तरह का प्राकृतिक या अलौकिक शत्रुओं का सामना करना पड़े तो उस वक्त जो सुरक्षा प्रदान करेगा वो कौन करेगा? पढ़ा करेगा। या फिर मान के चलिए बाहर से कोई तरह का आक्रमण हुआ तो उस वक्त कौन इसमें सुरक्षा प्रदान करेगा? तो पढ़ा का काम होगा। इस तरह के कारण इसको पढ़ा का निर्माण किया गया। और साथ ही साथ ये पढ़ा में एक और खासियत आपको देखने को मिलेगी कि इस पढ़ा में महिलाओं का भी सहभागिता भी दिखेगी, है ना, जो शायद ही अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। और जो अंतिम होता है, अंतिम स्तर, जिसमें पढ़ा राजा नहीं पढ़ा दीवान आता है, और ये सभी पढ़ा राजाओं का हेड होता है। जितने भी पढ़ा राजा होंगे उनका हेड होता है, उसको बोलते हैं पढ़ा दीवान। और इनका बेसिकली काम देखा जाए तो इनका काम क्या होता है ना कि राजाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, है ना। तो आप देखिएगा इसमें भी कई तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पढ़ा दीवान होगा, है ना। ये भी पूछ सकता है कि जो उरांव का जो शासन व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। ये कितने स्तर का होता है? तो बेसिकली कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तीनों जो पद है, ये तीनों पद क्या था? वंशानुगत पद था, जो कि आप देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में उसमें जस्ट अपोजिट था। उसमें ये सारे पदों का क्या किया जाता था? चुनाव किया जाता था, है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। अब देखे हम लोगों ने कि जो राजा था वो राजा के पास काफ़ी काम है, यानी जो पढ़ा राजा है उसके पास काफ़ी कुछ काम है करने को, जो कि अकेले कर पाना वो नामुमकिन सा है। तो उसके पास कुछ हेल्पिंग हैंड्स भी है, यानी 5 उसके पास हेल्पिंग हैंड होते हैं, जिसमें पहला होता है मंत्री। ये मंत्री जो होता है ये क्या करता है? ये राजा को सलाह देने का काम करता है, यानी इसे सलाहकार भी कहा जाता है। दूसरा आता है दीवान। ये जो पद है दीवान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है ना। इसमें क्या होता है? राजा की अनुपस्थिति में जो भी पढ़ा राजा है उसके अनुपस्थिति में जो सारा काम देखेगा वो कौन देखेगा? दीवान देखेगा, वो भी एज अ सहायक के तौर पे देखेगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं? दीवान। तीसरा आता है कोटवार। कोटवार क्या कहता है? एक संदेश वाहक के तौर पे काम करता है, मतलब मैसेंजर की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं कोटवार। तीसरा आता है पेनभरा। पेनभरा क्या था कि जैसे कि ये क्या करता है? मीटिंग जो होता है पढ़ा पंचायत में, उस मीटिंग का सारा मैनेजमेंट को ही देखता है और साथ ही साथ डिसिप्लिन को भी बनाए रखता है। इसमें क्या होता है ना, कई बार आप देखोगे कि पढ़ा पंचायत में 2 या 2 से अधिक गाँव के बीच के विवादों का निपटारा करना ही होता है, बेसिकली मेन जो इसका फंक्शन रहता है। तो इस सिचुएशन में ऐसा ना हो कि पंचायत के में ही आपस में लोग भिड़ जाए, तो ये डिसिप्लिन का मेन काम इसका किसका है? पनभरा का है। और अंतिम आता है गोड़ाइत। गोड़ाइत जो है ये जैसे कि 2 पक्ष है, 2 पक्षों में विवाद है, तो दोनों पक्ष को, अलग अलग पक्ष को लाने का काम किसका होता है? गोड़ाइत का होता है। तो आप लोगों ने देखा ये 5 पद काफ़ी महत्वपूर्ण है पंचायत को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर पसंद आया है तो मेरे इस मेहनत को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।